डियर फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको आए दिन एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हुए, डिस्कशन करते हुए तथा एक नए टॉपिक का व्याख्यान करते हुए आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टॉपिक है C5, बीएड का C5 है, जिसका यूनिट वन टॉपिक नंबर 3 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि C5 आपका 40 नंबर का है, जिसमें यूनिट 1 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें यूनिट 3 आपका 15 नंबर में यह टॉपिक जो है कि 3 से 5 नंबर तक का हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ डिस्कशन, अनुशासन की ताकत एवं कमजोरियाँ। उसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाए। पिछले दिन हमने चर्चा किया था कि अनुशासन क्या होता है और विषय क्या होते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले अच्छा है कि यदि हम इसकी चर्चा कर लें तो जो हमारे नए दर्शक हैं, नए व्यूअर्स हैं, नए प्रशिक्षु हैं, उनको समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। संक्षेप में हम बताना चाहते हैं कि अनुशासन किसे कहते हैं, तभी हम आपको बता सकेंगे अनुशासन की ताकत और कमजोरी हमारी क्या होती है। अनुशासन को सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि अनुशासन शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उत्पादन करता है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाने वाला दिया जाने वाला ज्ञान होता है, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अनुशासन ज्ञान का एक उपखंड है। अर्थात कह सकते हैं कि अनुशासन एक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को उत्पादन करता है। यह शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का उत्पादन करता है। यह उच्च शिक्षण संस्थाओं में सिखाया जाता है। और विषय क्या होते हैं? विषय के बारे में बता चुके हैं कि यह विषय जो होता है, एक विषय ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। विषय क्या होता है? ज्ञान प्रदान करने का एक प्रयास होता है जो समग्र शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप होता है। यह नीचे स्तर के शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है। नीचे स्तर के शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है। नीचे स्तर के शिक्षण संस्थान से मतलब है प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च क्लास, हाई स्कूल तक सिखाया जाता है। और अनुशासन हम लोग ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी इन क्षेत्रों के लिए अनुशासन के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं। और नीचे स्तर के विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में विषय की पढ़ाई होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है, वह है अनुशासन की ताकत व कमजोरियाँ। अनुशासन कहीं हमारे लिए बहुत ताकतवर होता है, जिससे देश का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है और अच्छे इंसान का निर्माण होता है। वहीं पर हमारे लिए कहीं कहीं यह कमजोरी का भी विषय बन जाता है। और खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे लिए अनुशासन कैसे ताकत है, अनुशासन कैसे हमारे लिए ताकत है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर विशेष यहाँ डिस्कशन की आवश्यकता है। अनुशासन की ताकत यह है कि कक्षा को लोकतंत्र के रूप में चलाया जा रहा है। हम लोग टीचिंग स्किल में पढ़े हैं कि जो कक्षा होते हैं वह लोकतंत्र पर आधारित होते हैं। लोकतंत्र पर आधारित कहने से अभिप्राय यह है कि हम छात्रों की इच्छाओं पर, प्रशिक्षुओं के इच्छाओं पर ही क्लास को चलाते हैं और चला सकते हैं। दबाव दे करके क्लास को हम नहीं चला सकते हैं। इसलिए कहा गया है अनुशासन की ताकत है कि कक्षा को लोकतंत्र में चलाया जा रहा है। दूसरा है शिक्षक निर्देशन देते समय मुखरता और स्पष्टीकरण दिखाता है। अर्थात जो शिक्षक हैं, जानकार होते हैं, वह पढ़ाई के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति मुखर होकर के अपनी रुचि को और अपने स्पष्टीकरण को उस बिंदु पर जिस पर उनकी पकड़ होती है, जिस विषय को उन्हें पढ़ाना रहता है, जिस मुख्य बिंदु को पढ़ाना रहता है, काफ़ी मुखरता और स्पष्टीकरण के साथ पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे उसमें रुचि लेकर के पढ़ते हैं। यदि मुखरता और स्पष्टीकरण ना हो तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और उसे पढ़ाई में निरस्ता आने लगती है। तीसरा पॉइंट है, इसकी अन्य ताकतें हैं, वह है कि शिक्षक की अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताई गई हैं और यह निष्पक्ष रूप से लागू होता है। शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते रहते हैं, कक्षा में पढ़ाते रहते हैं, तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ छात्र छात्राएं अच्छे से समझें और उसको आगे भविष्य में प्रयोग करें, परीक्षा में या अपने जीवन में उपयोग करें। और वह जब शिक्षक पढ़ाता रहता है, वह
मात्र एक ही अपेक्षा करता है कि उसके ज्ञान का सदुपयोग हो, बच्चे अच्छे से सीख जाएं। इसके अपेक्षा वह छात्र छात्राओं से कोई अन्य अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात वह निष्पक्ष होकर के अपनी पढ़ाई को जब तक पढ़ाता है मुखरता और स्पष्टीकरण के साथ पढ़ाता है। चौथी बिंदु है कि कक्षा नियम, सुधारात्मक कार्रवाई, पुरस्कार आदि छात्रों अभिभावकों को सटीक रूप से लिखे और समझाया गया है ताकि कोई भ्रम ना हो। कहने का मतलब बच्चों में सुधार लाने के लिए शिक्षक वह सभी उपाय करते हैं जिससे कि बच्चों में सुधारात्मक कार्रवाई हो, जैसे पुरस्कार देना, अभिभावकों को समझाना, छात्रों को समझाना, लिख करके समझाना हो या मौखिक रूप से समझाना हो। वह प्रयास करता है कि अभिभावक और छात्र छात्राएं दोनों समझें। यदि दोनों नहीं समझेंगे तो उनकी जो बात है वह स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएगी, जिससे कि उसमें भ्रम बना रह जाएगा। यह इनकी ताकत है, इनकी मतलब अनुशासन की ताकत है जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों के ऊपर परिलक्षित होती है। अब इसकी हम लोग कमजोरियों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी प्रकार अनुशासन के भी कुछ कमजोरियां हैं। कौन कौन सी कमजोरियां हैं, इस पर हम आपके ध्यान आकृष्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशिक्षु इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। अनुशासन की कमजोरियां क्या हैं? इस नियम की कमजोरी पुरस्कार और सुधारात्मक कार्रवाई है जो शिक्षक के अधिकार को लागू करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि पुरस्कार देने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक पूर्णतः स्वतंत्र होकर के इसको अपने बच्चों के बीच अर्थात अपने छात्र छात्राओं और कक्षाओं के बीच पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से लागू नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं क्योंकि शिक्षक का अधिकार कक्ष तक ही सीमित रहता है, जबकि हम जानते हैं कि सुधार की प्रक्रिया, उन्हें प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया निरंतर चलने की प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया है कि इस नियम की कमजोरी पुरस्कार और सुधारात्मक कार्रवाई है जो शिक्षकों के अधिकार को लागू करती है, अर्थात कहीं ना कहीं उसको अपने अधिकार को पूर्ण रूप से लागू करने में बाधा आती है। कमजोरियां हैं उसकी शिक्षकों की। सुधारात्मक कार्यों की तुलना में सकारात्मक और नकारात्मक मान्यताओं का उपयोग करना बेहतर होता है। जब हम सुधार की प्रक्रिया करने में चलते हैं तो केवल हम उसमें यह कहें कि धनात्मक क्रिया होंगी, ऋणात्मक नहीं, या सकारात्मक क्रिया होंगी, नकारात्मक नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से कोई हमारे पक्ष में बोलेंगे, कुछ हमें सकारात्मक दिखेगा, तो कहीं हो सकता है कि उसमें नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। इसलिए कहा गया है कि सुधारात्मक कार्यों की तुलना में जब हम सुधार करने चलते हैं तो उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की मान्यताएं उनके सामने आती हैं जो कभी कभी परेशानियां क्रिएट करती हैं। तीसरा पॉइंट है कि आलोचक मतलब हमारे किए गए कार्यों को जो इस कार्य से बाहर के लोग होते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, समाज के सदस्य हो सकते हैं, हमारे अन्य शिक्षक भी हो सकते हैं, वे हमारे कार्यों की आलोचना करते हैं, इसीलिए उन्हीं को आलोचक कहा गया। आलोचक ऐसा इसलिए मानता है कि सकारात्मक और नकारात्मक मान्यता के माध्यम से बच्चे अपने स्वयं के मानकों के अनुसार अपने और दूसरों के बारे में सीखते हुए स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब उनको सुधारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को शिक्षक समझाता है तो बच्चे जो क्योंकि हम जान रहे हैं कि अनुशासन उच्च कक्षाओं में, उच्च वर्ग में, उच्च विद्यालयों में पढ़ाने वाला विषय है, तो बच्चों में इतनी समझ हो जाती है कि उन्हें क्या कहा जा रहा है, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, यह पक्ष वह समझने लगता है और उसी अनुसार वह निर्णय भी लेता है। चौथा पॉइंट है कि एक और सीमा से अभिप्राय है अनुशासन की सीमा। एक और सीमा यह है कि शिक्षक वर्ग नियंत्रण में है, जिसका अर्थ होता है उनके पास छात्रों के साथ संचार की कमी है। कहीं ना कहीं शिक्षक जो बात को समझाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे यदि उसको नहीं समझ पा रहे हैं पूर्ण रूप से, अर्थात उनके नियंत्रण में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में संचार की कमी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप का कारण क्या होता है कि बात आगे की ओर संचारित नहीं हो पाती है, शिक्षक वर्ग से छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है। यह एक बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। और पांचवा तथा आखिरी है कि शिक्षक कभी कभी यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का
प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और प्रत्येक छात्र का व्यवहार को समझने की कोशिश नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वां बच्चे होते हैं वह भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर हम सभी छात्रों से एक तरह की उम्मीद करने लगते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही क्या है, अशोभनीय बात है, कष्टकारी बात है। और इस तरीके से क्या है कि हम जो प्रयास करते हैं उसमें पूर्णतः सफलता हमें नहीं मिलती है। वहाँ पर हम शिक्षकों को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि हम उनको सुधारने के लिए सकारात्मक नकारात्मक 24 घंटे अनवरत प्रयासरत रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम कक्षाओं में ही उनके ऊपर ध्यान देते हैं, कक्षा के अतिरिक्त भी हम उनके भविष्य के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। और यदि बीएड से संबंधित किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी हो तो कृपया आप हमारे इस चैनल पर मैसेज के द्वारा कमेंट्स करके हमसे सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।